नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के पोर्शन पर चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जामिनेशंस में आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं अर्थव्यवस्था एक परिचय की तरफ। अर्थशास्त्र क्या होता है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र दो शब्दों अर्थ और शास्त्र के योग से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन से संबंधित अध्ययन। यानी कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत हम धन से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभ हैं जिनके द्वारा हम अर्थशास्त्र को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यह 5 स्तंभ कौन कौन से हैं दोस्तों? यह है उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और लोकवित्त। आइए एक नज़र डाल लेते हैं अर्थशास्त्र से संबंधित परिभाषाओं पर। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसकी धुरी धन के चारों ओर घूमती रहती है और जिसके माध्यम से आर्थिक विकास, जन कल्याण और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। उनकी एक पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में लिखी गई। इस पुस्तक के द्वारा ही हम शास्त्रीय अर्थशास्त्र का प्रारंभ मानते हैं। जो शास्त्रीय अर्थशास्त्र का प्रारंभ माना जाता है वह एडम स्मिथ की पुस्तक आने के बाद का माना जाता है। और पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? तो वह थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, आइए देखते हैं अर्थशास्त्र का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, एक विज्ञान के रूप में और दूसरा कला के रूप में। अर्थशास्त्र को हम 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, विज्ञान के रूप में जिसके द्वारा हम वैज्ञानिक खोजों या दृष्टिकोण के आधार पर अर्थशास्त्र को समझते हैं, और कला के रूप में किस तरह से दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है इस आधार पर समझते हैं। तो आइए देखते हैं। यदि हम अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में देखें तो इसके अंतर्गत हम विषयों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हम पूर्व अनुमान पर आधारित विषयों का अध्ययन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या विभिन्न नियमों का पालन व प्रतिपादन करके हम अर्थशास्त्र की अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कार्य के कारण प्रभाव से संबंधों की व्याख्या करके भी हम अर्थशास्त्र का अनुमान लगा सकते हैं। या फिर कला के रूप में यदि इसको हम देखना चाहें तो दैनिक जीवन से संबंधित है। आजकल के समय में हर किसी को दैनिक जीवन में अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र से संबंधित चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। तो कला के रूप में पहला जो प्रारूप है दैनिक जीवन से संबंधित है, व्यावहारिकता से संबंधित है, कार्यकुशलता से लक्ष्य पूर्ति से संबंधित है, और दैनिक जीवन से कलात्मक संबंध का क्या प्रदर्शन है, यही कला के रूप में अर्थशास्त्र का वर्गीकरण दर्शाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम है, विज्ञान समूह में नवीनतम है और वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। प्रोफेसर सैमुअल्सन क्या कहते हैं दोस्तों कि अर्थशास्त्र कला समूह में सबसे प्राचीन है और विज्ञान समूह में यह सबसे नवीन है, और यदि पूरे को मिलाकर देखा जाए तो जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उन सभी की रानी कौन है? अर्थशास्त्र। ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि यदि आपकी इकोनॉमिक स्थिति बैलेंस्ड ना हो तो आपका प्राचीन और भविष्य या भूत या भविष्य कोई भी निर्धारित नहीं करता और ना ही उसके बारे में कोई जानना चाहता। इसीलिए प्रोफेसर सैमुअल्सन ने एक निष्कर्ष निकाला और कहा कि अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम है, विज्ञान समूह में नवीनतम और वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। कुछ किताबें लिखी गई हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स से संबंधित, आइए देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि 1890 में लिखा गया अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस जो जिसकी रचना 1932 में की गई, यह किताब रॉबिन्सन की थी। अगली किताब है दोस्तों द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, यह जेएम कीन्स के द्वारा लिखित है। अब अर्थशास्त्र के महत्व पे एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। तो अर्थशास्त्र का 2 महत्व है, एक सैद्धांतिक और एक व्यावहारिक महत्व। सैद्धांतिक महत्व की बात करें तो सैद्धांतिक महत्व से हमें ज्ञान में वृद्धि, सिद्धांतों में वृद्धि, तर्क शक्ति में वृद्धि, विश्लेषण क्षमता में वृद्धि और कल्याण में वृद्धि। यदि हम अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक महत्व का बात करें दोस्तों तो हमें इतनी चीज़ें मिलती हैं, ज्ञान, सिद्धांत, तर्क शक्ति, विश्लेषण और कल्याण कार्यों में वृद्धि होती है। हम समाज को एक बेहतर दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। अगर व्यवहारिक महत्व की बात करें तो इससे उत्पादकों को लाभ होता है, श्रमिकों को लाभ होता है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है, व्यापारियों को लाभ होता है, यहाँ तक कि राजनीतिज्ञों को लाभ होता है, प्रबंधकों को और सरकारों को भी लाभ होता है। धन अर्थ से संबंधित सभी मानवीय गतिविधियां जो होती हैं वह अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है तो आपका सीधा सा जवाब होगा धन या अर्थ से संबंधित सभी मानवीय गतिविधियां।
और अब मानवीय इच्छाओं की पूर्ति की दृष्टि से इन क्रियाओं को दो भागों में बांट दिया गया। पहली क्रिया है आर्थिक क्रिया और दूसरी है अनार्थिक क्रिया। आइए एक नज़र डालते हैं आर्थिक क्रिया पे। आर्थिक क्रिया क्या है दोस्तों? मानव द्वारा धन व संपत्ति से संबंधित सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि मानव जिस भी प्रकार से धन या संपत्ति का कार्य करेगा तो वह सभी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? आर्थिक क्रियाएं। इनका मापन मौद्रिक मूल्यों के आधार पर किया जाता है, इसलिए ये क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करती हैं। इसको सीधे आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ऐसी सभी क्रियाएं जिससे हमारी राष्ट्रीय आय के मूल्य में वृद्धि हो वह सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला है अनार्थिक क्रियाओं की बात करें दोस्तों तो मानव द्वारा सामाजिक, धार्मिक अथवा भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से किए गए सभी कार्य अनार्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं और इन कार्यों से व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है, ना कि धन अथवा संपत्ति की। यानी कि ऐसे सभी कार्य जिससे आपको मानवीय सुख मिले, आत्मिक सुख मिले, वो सभी कार्य आपके अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं। अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं इस पे भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं कुल 5 प्रकार की हैं दोस्तों: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण व लोक राजस्व। आइए देखते हैं, पहली दृष्टि डालते हैं उत्पादन पर। यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। उत्पादन में श्रम, पूंजी व तकनीक आदि का व्यापक महत्व होता है, अतः यह विषय भी अर्थशास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। साधारण शब्दों में आगत को निर्गत में बदलना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। दूसरा है दोस्तों उपभोग। तो उत्पादित किए हुए वस्तु का उपयोग ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का उत्पादन हो जाए और उसका उपभोग ना हो तो क्या वह उस उत्पादन के उद्देश्यों को पूर्ण कर पाएगा? कभी नहीं। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य ही क्या है? कि उस वस्तु का उपभोग हो। ठीक है दोस्तों, अगला है विनिमय। विनिमय का सामान्य अर्थ वस्तुओं के आदान प्रदान से होता है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री से है। यह क्रिया धनराशि या मूल्य द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है। पहले के समय में विनिमय एक पद्धति थी जिससे एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु को हस्तांतरित किया जाता था, या किसी एक व्यक्ति के पास कोई सामान हो और उसे कुछ अन्य सामान चाहिए तो वह उस वस्तु का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते थे। लेकिन वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो यह क्रिया धनराशि या किसी मूल्य के द्वारा किया जाता है, इसलिए विनिमय को हम उत्पादन मूल्य के रूप में भी जानते हैं। विनिमय के दो भाग हैं, एक वाणिज्यिक विनिमय है और एक व्यापारिक विनिमय। वाणिज्यिक विनिमय को कॉमर्शियल एक्सचेंज कहा जाता है और व्यापारिक विनिमय को ट्रेड एक्सचेंज। चौथा है दोस्तों वितरण। किसी कंपनी, संस्था या देश के द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिक एवं उपभोक्ता तक पहुंचाने का तंत्र ही वितरण प्रणाली है। और सही बात है, जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? कोई संस्था करेगी, कोई देश करेगा या कोई कंपनी करेगी। तो किसी कंपनी, संस्था या देश के द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिक एवं उपभोक्ता तक पहुँचाने का तंत्र ही वितरण प्रणाली है। वितरण वह अध्ययन है जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि देश में जो उत्पादन किया जाता है उसका देश की राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद का वितरण वेतन, मजदूरी तथा लाभ के रूप में कैसे किया जाए, इसका प्रयोग किस आधार पर किया जाए। वितरण वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध उत्पादन के साधनों की कीमतों से है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा उपक्रम आदि। इसे साधन मूल्यांकन भी कहा जाता है। किसी देश के पास कितने साधन हैं उनका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? उसके वितरण के आधार पर किया जाता है। इसीलिए वितरण को हम साधन मूल्यांकन के रूप में भी जानते हैं। अगला है दोस्तों लोक राजस्व। लोक राजस्व क्या होता है? इसके अंतर्गत लोक आय, लोक व्यय, वित्तीय प्रशासन और लोक ऋण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यह हुआ एक प्रकार से अर्थव्यवस्था का परिचय, और इसके साथ ही साथ हमने पढ़ा अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभों के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में बाकी सभी बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।